हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के साइंस में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी ये दोनों चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स का, इसका भी 9 मार्क्स का है, उसका भी 9 मार्क्स का है। मतलब टोटल हम लोग सपोज करते हैं कि ये चैप्टर में से ये दोनों चैप्टर को मिला के 18 से 20 मार्क्स का जो आपका कवर होगा सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के उसमें। तो अब ये तो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज है, तो ये वाला चैप्टर तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे। कल केमिस्ट्री का पेपर था 12th वालों का, तो वो केमिस्ट्री के पेपर में उनका जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का आया था। तो आप लोग ये समझ सकते हो कि अभी सीबीएसई जो है थोड़ा सा पेपर टफ बना रहे हैं, बहुत ईजी भी नहीं बना रहे, थोड़ा सा पेपर टफ बनेगा। ठीक है, आप लोगों का ईजी बन जाए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि आपका पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट बन रहा है, क्योंकि सैम्पल पेपर्स में से भी और सीबीएसई ने जो पेपर निकाले उसमें भी थोड़ा बहुत टफ है। तो हम लोग देखते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है तो इसकी एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। इवन आप लोग इसकी एक भी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे। और इसमें एक्टिविटीज़ में जितने भी फिगर्स है ना, कभी कभी क्या हो रहा है, अभी पेपर्स में क्या हो रहा है कि आप लोगों को फिगर्स भी आ रहा है, ग्राफ भी आ रहा है, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ कैसे भी घुमा फिरा के आ सकती है। तो आप जैसे ये वाला डायग्राम दिया, तो ये डायग्राम को बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें हर एक चीज़ करेंगे। माइट भी डायग्राम आ जाए एग्जाम में, ये डायग्राम क्या है, क्यों है ये डायग्राम। ठीक है, और हम लोगों ने इसमें गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और इस चैप्टर में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, तो वो सारे एक्सेप्शंस करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और सारी एक्टिविटीज़ के कंक्लूजन भी करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ एक्टिविटीज़ बनाए, उसके कंक्लूजन भी करें। अब जैसे ये सर्किट डायग्राम बनाए, माइट भी ये सर्किट डायग्राम आ जाए और इससे पूछ ले कि सर्किट डायग्राम का कंक्लूजन क्या है। इसका कंक्लूजन ये कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि ये दोनों क्लिप्स जो है ये कौन सी क्लिप्स है, मेटेलिक क्लिप्स है, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है। और ये और नेक्स्ट चैप्टर, दोनों चैप्टर में से एक भी आप लाइन नहीं छोड़ेंगे। मैं और बता देती हूँ, अभी हम लोग सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट पे आते हैं ये, आप लोगों को मेटल्स और नॉन मेटल्स के सबसे पहले तो बहुत सारे डिफरेंसेस कर लेना है। कम से कम 5 डिफरेंसेस तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए। अगर ये 3 मार्क्स में भी आता है तो भी आप 5 to 6 एग्जाम्पल, 5 to 6 डिफरेंसेस लिखेंगे और उसमें प्लीज़ इंक्लूड एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है ना, सो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है गैलियम और सीजियम जो दिया है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये वाली चीज़ें भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन आती है ना, इसीलिए। तो एक्सेप्शंस वाली चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है। और मैं ये पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट्स का मैंने इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, तो आप लोग ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगेन द एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, ये याद रखना कि जो एनसीईआरटी होती है ना, उसमें जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से। ठीक है, तो इंटेक्स क्वेश्चन आप लोग बहुत बहुत अच्छे से करेंगे, है ना बच्चों। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, नाउ दिस इज अगेन द वेरी मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें जितनी भी इक्वेशंस है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, एक भी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे, एक भी इक्वेशंस नहीं छोड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली इक्वेशन होती है, ये लोग क्या कहते हैं ना बोर्ड्स वाले, जैसे ये इक्वेशन दे दिया कि Al2O3 रिएक्ट करा HCl के साथ तो क्या बनेगा, उसमें ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, या फिर वन वर्ड में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये वाली इक्वेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, सारी इक्वेशंस। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो हम लोगों को क्या मिलता है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। और उन्होंने और कोई सा मेटल दे दिया जो आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, जो आपकी बुक में वो वाली इक्वेशन नहीं है, वो वाला मेटल दे दिया और उसके साथ ऑक्सीजन दे दिया, तो आपको मन से मेटल ऑक्साइड जो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बुक में रहती है वो सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है, नहीं भी आ सकती, मतलब आती तो है लेकिन बहुत सारे, इसमें बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, कोई सा भी मेटल दे देंगे। तो आप लोग इतना याद करना कि 20 तक की सबकी वैलेंसीज याद कर लेना, ताकि आपको अगर ये आए 20 to 30 तक की तो आप कर सकते हो। 20 to 30 तक की आप सबकी वैलेंसीज, तो सारी चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, एक बार और मैं बोल देती हूँ कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि कोई सा भी मेटल आ गया जो आपकी इसमें बुक में एग्जाम्पल उसका नहीं है, और अगर उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए तो हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगा, और उसके बाद वो इक्वेशन को आपको बैलेंस भी करते आनी चाहिए। ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आता है तो वो तो ऑलरेडी बैलेंस रहेगी इक्वेशंस, लेकिन अगर आपको मन से लिखने के लिए आता है, ठीक है, कैसे भी केस स्टडी क्वेश्चंस में कैसे भी आता है, तो आपको मन से करनी पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों को वैलेंसीज याद होनी चाहिए। ठीक है, अगेन डू यू नो, डिड यू नो वाले जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ना। कभी कभी क्वेश्चंस इसमें से भी बन जाते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को बुक में दिए रहते हैं। ठीक है, अब व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, तो ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सी गैस निकलती है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होती है। ठीक है,
सो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये फिगर आ सकता है तो आपको कुछ भी आ सकता है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है। अब मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है कि जब मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो हमको कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस हम लोगों को पता चलता है कि इवॉल्व हुई, तो ये लिखना है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी एग्जाम्पल सकते हैं, क्योंकि देखो दो ही गैस इवॉल्व होती है, या तो हाइड्रोजन होगी या तो फिर CO2 होगी। अब जिसमें CO2 होगी वो अच्छे से कर लेना, जिसमें हाइड्रोजन होगी वो अच्छे से कर लेना, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे इनको इनके साथ रिएक्ट करवाया तो हमको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो अभी आपको बुक में तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, किसके हैं, एक पोटेशियम के है और एक सोडियम के। इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल्स होते हैं मेटल के जो आ सकते हैं, और मेटल ऑक्साइड्स के भी और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स होते हैं जो आ सकते हैं। अब इनकी जो नीचे वाली इक्वेशंस है ना, ये Al एल्यूमिनियम वाली और ये Fe वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको भी बहुत अच्छे से करेंगे, इक्वेशंस, डायग्राम्स, एक्टिविटीज़ और NCERT की सारी लाइन। अब जैसे ये पॉइंट लिखा है कि मेटल सच एस लेड कॉपर, ठीक है, जैसे ये लिखा है कि लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, लेकिन ये दोनों जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, बिकॉज ये रिएक्ट विद स्टीम नॉट वाटर, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा भी आ सकता है कि कौन से एग्जाम्पल्स है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से है जो कोल्ड वाटर के साथ करते हैं, कौन से ऐसे जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, कौन से ऐसे है मेटल्स जो स्टीम के साथ भी नहीं, कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं और हॉट वाटर के साथ भी नहीं करते। तो ये चीज़ें कुछ भी आ सकती है, तो इसको और भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। सारे एग्जांपल्स लिख लेंगे कि कौन से कोल्ड वाटर के साथ है, कौन से हॉट वाटर के साथ है, कौन से स्टीम के साथ है और कौन से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हम लोग मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे तो हमको सॉल्ट मिलेगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेटल जो है एज अ बेस जिससे रिएक्ट करता है, तो मेटल जो होता है, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है वो एज अ बेस जैसे रिएक्ट करती है, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होती है वो एसिडिक जैसे रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर आपको आता है नॉन मेटल प्लस, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आता है नॉन मेटल प्लस कोई सा भी बेस दे देंगे, जैसे NaOH दे दिया, ठीक है, नॉन मेटल कुछ भी दे दिया और उसमें NaOH दे दिया, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें से सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इधर आप लोग लिख सकते हो कि नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो क्या मिलता है, तो हम लोगों को सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी जो है वो बनते हैं और ये बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया है वही बनेगा, क्योंकि जो मेटल होता है वो एसिडिक, जो मेटल होता है वो बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। ये जैसे ये सीरीज़ दी तो इसको भी याद करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद करना, ये वाले पॉइंट्स भी पढ़ लेना, ये कभी कभी आ भी सकते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको बता देती हूँ, तो ये वाली एक्टिविटीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, ठीक है। एक्टिविटीज़ तो छोड़नी ही नहीं है एक भी एक्टिविटी। अभी इसमें अगर जैसे ऐसा पिक्चर आ जाता है तो इसमें क्या कंक्लूजन है ये आपको याद करना है कि इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, या जो भी उसका कंक्लूजन हो। मैंने एक्टिविटी सारी पढ़ाई है, सबके कंक्लूजन भी इवन बहुत अच्छे से लिखवाए, तो आप मेरी वीडियोज़ को रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग ये चीज़ तो देख ली है, ठीक है। अब आगे अगर देखते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज इज मोस्ट रिएक्टिव डिक्रीजेस और लीस्ट रिएक्टिव, ये सारी सीरीज याद करनी है आपको। कुछ भी आ सकता है कि जैसे गोल्ड आ गया, तो गोल्ड कैसा होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है या मोस्ट रिएक्टिव होता है, या फिर ना MCQs में ऐसे एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आगे जैसे MCQs में ऐसे कुछ ऑप्शंस आ गए कि जो K है, ठीक है, जैसे ये K है, ये रिएक्टिव है, उसके बाद उन्होंने AU लिख दिया, फिर उसके बाद AG लिख दिया, ये वाला ऑप्शन सही है, या K है फिर Na है और फिर Ca है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो ऐसे करके ऑप्शंस आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है बोर्ड्स में आ सकता है, ठीक है। अगेन दीज आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आप लोग इनको इंडेक्स क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, तो कैसे रिएक्ट करते हैं वो अच्छे से करना है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बुक में सिर्फ एक ही है, एक NaCl है और एक MgCl2 है, लेकिन आपको रेफरेंस बुक में से इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे रेफर करने। और ये जो है ये वाला फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसे दूसरे फॉर्मेशंस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में दिए हैं वही आएंगे, अलग से कुछ भी आ सकता है, लेकिन बुक में आपको इतना दिया है कि ये वाले सबके आपको याद करना। इवन आप लोग 20 तक बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, उसका एटॉमिक नंबर और उसकी वैलेंसीज, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है KLMN शेल्स में, वो अच्छे से कर सकते हो। जैसे इसमें सिर्फ दो ही एग्जांपल्स दिए, MgCl2 और K दिया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका एक या दो तो आएगा, MCQs में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर,
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो अभी सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है ना, आप लोग ये याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, आप लोगों को एक चीज़ ये याद रखनी पड़ेगी एग्जाम्स में कि आयोनिक कंपाउंड और वर्सेस कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बीच में क्या आता है, डिफरेंसेस हमेशा आते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंसेस आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। आयोनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ एक डिफरेंसेस नोट्स बनाएंगे तो उसमें डिफरेंसेस, देखो ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर आएंगे क्योंकि पेपर मैंने सेट नहीं किया, हाँ, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है बोर्ड्स में आती हैं। ठीक है, अब जैसे ये है, अब आपको ये थी, आपने पढ़ा नहीं है लेकिन ये एग्जाम में आ सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और जैसे हम लोगों ने अभी जैसे देखा कि सिर्फ उन्होंने NaCl और MgCl2 का ही जो फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको LiCl करना है, CaCl2 करना है, CaO करना है, क्योंकि ये NCERT में मेंशन है और उसके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स भी मेंशन है। तो आप लोग ये चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे, इनके भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो वो शेयरिंग वाला है वो इनका भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक कंपाउंड्स की, इसको अच्छे से याद करना है। और वहाँ पे 4th चैप्टर में आपको कोवैलेंट कंपाउंड्स की रहेगी, उसको भी बहुत अच्छे से याद करना है ताकि आप लोगों को दोनों की चीज़ों में डिफरेंस आ जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अब अकरेंस ऑफ मैटर जो होता है वो आप लोगों को इस साल से इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो ये जो मेटल है, ठीक है, ये जो भी है, ये पूरा आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन किया। अब इसमें से आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है कुछ भी बन के आ सकती है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। मैं क्योंकि 9 नंबर का है, 9 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, तो ये वाली इक्वेशंस जो है, सारी रिएक्शंस जितनी भी दी है सारी बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, मेटल्स वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोरोजन आप लोगों को उस फर्स्ट चैप्टर में भी है, 3rd चैप्टर में भी है, तो कोरोजन तो आप लोगों को इजी लगता होगा, लेकिन कोरोजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रिवेंशन। ठीक है, तो इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क करेंगे और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूँगी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क करवाई है और उसके वीडियोज़ भी मैंने डाले हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने डाले हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही करनी है या फिर जो आपको टीचर्स ने स्कूल में बताई सिर्फ या ट्यूशन्स में बताई है वही इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। आपको सारी चीज़ें पढ़नी, इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो पूरा ही है। ठीक है ना बच्चों। और प्योर गोल्ड क्या होता है, कैसे होता है, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वंडर्स तो नहीं इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ठीक है, ये अगेन इंडेक्स क्वेश्चंस है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं यहीं पे ये वाला जो चैप्टर इसको एंड करेंगे और हम लोग चैप्टर नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये वाले चैप्टर में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक भी चीज़ें आप लोग ना छोड़ेंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये वाला बहुत 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 ज़्यादा, अगर इसका 9 मार्क्स अलॉट हुआ इसका मतलब नहीं 9 मार्क्स का, 10 to 11 मार्क्स का भी आ सकता है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ भी। नोमेनक्लेचर अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को लाइन्स पढ़नी, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए जैसे 0.02% ऑफ कार्बन इन मिनरल्स और कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जो भी चीज़ें हैं ये वाला पॉइंट जो है इसको पढ़ लेना है। बॉन्डिंग इन कार्बन कैसी बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब हम लोग इसको देखेंगे तो एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल और मीथेन, ये दीज आर things which is given in your book are very important and their melting points and boiling points are also given, which is though very important. ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेबल में दिया इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट it can be important, it's not very important but it can be important because in exam it can be asked that मीथेन का boiling point और melting point एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है कि कम होता है। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को आ सकते हैं एग्जाम में, और मैं कल एक सैम्पल पेपर का वीडियो डालूंगी, उसमें हम लोगों को और पता चल जाएगा कि जो पेपर है आप लोगों का किस टाइप का आने वाला है। अब आपको 2 में से रीजंस बताने हैं कि वाई सी जो +4 और सी जो -4 नहीं बन सकता है। यू हैव टू मेंशन 2 रीजंस बाय वाई C -4 एंड C +4 आर नॉट ऑब्टेन, ये बन क्यों नहीं रहे, तो इसके 2 रीजंस जो है आप लोगों को नीचे दिए गए हैं। अब बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ये आती है कि H2 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें डिफरेंसेस और एल्कीन्स और एल्काइंस में, और कौन से कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं, कौन से अनसैचुरेटेड है, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से बताई। मैं एक बार और बता देती हूँ कि देखो, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो सारे एलिमेंट्स में वो हम लोग बता सकते हैं। जैसे N2 जो है, ठीक है, N2 में भी हम लोग बता सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड। O2 में भी हम बता सकते हैं सिंगल बॉन्ड बन रहा है या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। हम लोग उसमें सारे एलिमेंट्स को हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जो एल्कीन्स और एल्कीन्स होता है वो सिर्फ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ही होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि O2 में डबल बॉन्ड बन रहा है इसका मतलब ये कि ये एल्कीन्स है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एल्कीन्स जो होता है वो सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड्स तक ही वैलिड होते हैं, और कार्बन के कंपाउंड्स और कार्बन के एलोट्रॉप्स के लिए ही उन्होंने एल्कीन्स और एल्काइंस को बनाया है। एल्कीन्स के एग्जाम्पल अगर आपको आते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल स्टेट करना है एल्कीन्स, तो आप लोग O2 N2 या दूसरे एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। लेकिन हाँ, सिंगल और डबल बॉन्ड में आप लोग अगर डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ साथ आप लोग अगर एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं, आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ऑफकोर्स आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो उसके साथ साथ आप लोग क्या लिख सकते हो, O2 और N2 का भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स और उसके बीच की जो डिफरेंसेस है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या याद करना है, सबसे पहले तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, CH4 का कैसा बनेगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा बनेगा, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी आ सकता है, ठीक है, जैसे CH4 का ये बना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स जो मैंने बताए थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। और मैंने उसमें डिफरेंस बताया था कि कार्बन के कंपाउंड्स और एलोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, मैंने अपने वीडियो में बता दी, मैं फिर से बता देती हूँ। एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो सिर्फ कार्बन के प्योर कंपाउंड्स होते हैं, मतलब ये कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होता है जो कि अलग अलग जो इसमें है वो रहता है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन के साथ कभी हाइड्रोजन भी हो सकता है, कभी नाइट्रोजन भी हो सकता है, कभी ऑक्सीजन भी हो सकता है, उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे CO2 में ऑक्सीजन है, CH4 में हाइड्रोजन है, C ट्रिपल बॉन्ड N में नाइट्रोजन है, ऐसे वाले जो होते हैं उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। और बाकी के एलोट्रॉप्स जो होते हैं, द एलोट्रॉप्स विच आर ओनली कंटेंट्स ऑफ कार्बन, उसमें सिर्फ कार्बन का ही रोल होता है। अब हम लोग अगर डायमंड और ग्रेफाइट का देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो it follows covalent bond, and covalent bond are not good conductor of electricity, but the exception is that graphite is the good conductor of electricity. And graphite का अगर example देते so it is present in our pencils. Okay, so covalent compounds are bad conductors of heat and electricity, but graphite is the exceptional which is good conductor of electricity. ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। ये इंडेक्स क्वेश्चंस आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें से आपको सिलिकॉन का, अब इसमें से दो चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये वाले जो पैराग्राफ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अब जैसे सिलिकॉन जो है उसकी भी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो वो भी Ci+4 या Si+4 या Si-4 नहीं बना पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी शेयर करता है, लेकिन उसकी जो चेन्स होती है वो बहुत छोटी होती है, कार्बन की चेन बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन जो है स्मॉल साइज और उसका जो न्यूक्लियस रहता है ना वो बहुत पास में रहता है। सिलिकॉन का न्यूक्लियस जो बहुत दूर है तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाता है चेन्स को, लेकिन क्योंकि कार्बन का न्यूक्लियस जो है वो बहुत पास है तो वो चेन्स को अट्रैक्ट कर लेता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो ये इसमें दी और इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन और कार्बन दोनों की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन क्यों नहीं बना पाता है तो आप इसमें से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। दिस आर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो आपका 9th वाला नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड अलग है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों को नोमेनक्लेचर चालू होता है। मैंने, ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आता है, बेंजीन का फॉर्मूला भी आता है, क्योंकि ये बहुत अलग केस है इसीलिए ये आ भी सकता है। ठीक है, अब नोमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से करना है, और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना, इसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि फंक्शनल ग्रुप्स और इनके आपको सबके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाला तो हमेशा ही आता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज इज इंपॉर्टेंट, आप इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। नोमेनक्लेचर 2-3 नंबर का तो आएगा ही, तो आप लोग बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ये वाले जो फार्मूलाज लिखे हैं आपको ये सबके लिए फार्मूलाज लिखना है, अल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के लिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर के रूल्स तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो रूल्स आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, रूल्स हम लोग एग्जाम्स में लिखते भी नहीं है।
अब ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि ये वाली चीज़ जो है वो सफिक्स में क्यों लग रही है, ये वाली चीज़ जो है प्रीफिक्स में क्यों लग रही है, और ये वाली चीज़ जो है सफिक्स में क्यों लग रही है। हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते किसको नहीं देते, ये सारी चीज़ें मैंने मेरे वीडियोस में पढ़ाई है। आप लोग वहाँ जाके एक बार और अच्छे से नोमेनक्लेचर वाला वीडियो देख सकते हैं। ये इंटेक्स क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चालू थी विच इज़ जो इंपॉर्टेंट, ये 2 से 3 नंबर के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज जो है आ सकती है। एमसीक्यूज में भी आ सकती है 1 नंबर के लिए, लेकिन ये ज़रूर आएगी 1 से 2 नंबर के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज आ सकती है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी आ सकता है। अब कंबशन आप लोगों को है, आप लोग कंबशन पढ़ेंगे, और ये वाले पॉइंट्स भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कोल पेट्रोलियम वाले फॉर्मेशन के, एंड व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट फ्लेम, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो ये प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग अभी ऑक्सीडेशन देखते हैं। सो ऑक्सीडेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये याद करना है कि ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग कौन सा जो है कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। आप लोगों ने बायो में कैटलिस्ट पढ़ा होगा, तो हम लोग कौन सा, तो KMnO4 कैटलिस्ट हम लोग जो है उसमें यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी कि जो ऑक्सीडेशन है, जब हम लोग KMnO4 यूज़ करेंगे ना, तो वो चेंज हो जाता है। तो वो किस में चेंज होता है, ये भी सारी चीज़ें जो है आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। मतलब जो ये वाला सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में चेंज हो जाएगा। तो अब इसकी जगह अगर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, CH3 CH2 है, अगर आपको एग्जाम्पल दूसरा आ जाता है CH3 CH3 CH3, बहुत और लंबी चेन आ जाती है, तो भी आप लोगों को KMnO4 ही यूज़ करवाना है, प्लस हीट करवाना है। और वाला नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट है तो हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को एक बन सकता है। मैं अगेन एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन, जो भी एक ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक है, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे चेंज करेंगे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। KMnO4 के द्वारा चेंज करेंगे, इसका कैटलिस्ट है, और एग्जाम्पल से भी आप लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्योंकि आपको एक्टिविटी में भी दी और आपको एग्जाम्पल भी दिया और एक्सप्लेन भी करी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है। एडिशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे वो डबल बॉन्ड जो है वो टूटता है सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल रिएक्शंस और प्रोपेनोइक एसिड्स जो भी है वो सारी इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं बताऊंगी कि आप एक ही चीज़ छोड़ो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सारी चीज़ें करना है इसमें से, ठीक है। इथेनोइक एसिड को जब इथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। तो आपको ईस्टरिफिकेशन या फिर व्हाट इज ईस्टर, ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। पता है ये वाला क्वेश्चन जो है ना 12th क्लास में भी बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और अभी उनको ये वाले क्वेश्चन आते ही नहीं कि व्हाट इज ईस्टरिफिकेशन और ईस्टर्स कैसे बनते हैं। तो इवन आप लोगों को 10th में है तो आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये आ सकता है कि इथेनोइक एसिड प्लस इथेनॉल से हम लोगों को ईस्टर मिल सकता है और मिलता है, मतलब, है ना। और बाकी तो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते। तो ये भी ठीक ठाक टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इसको भी अच्छे से करना है, क्योंकि टॉपिक ना 2-3 साल तक ये वाला टॉपिक डिलीट था, लेकिन अभी आ चुका है आप लोगों को, तो ठीक है, वाला टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हो। ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ है, और ये लास्ट पैराग्राफ है, तो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिटर्जेंट्स और सोप्स के बारे में थोड़ा डिफरेंस है कि हम लोग डिटर्जेंट से कपड़े क्यों धोते हैं और सोप से अपन क्यों यूज़ करते हैं, तो ये वाला डिफरेंस है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें आप लोगों को इसमें से पढ़नी पड़ेगी। अगेन ये वाला जो है, जैसे क्वेश्चन दिया है कि पीपल यूज़ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लोथ्स, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो इसमें से आ सकते हैं, केस स्टडी में भी आ सकते हैं, वो कुछ भरोसा नहीं। तो अगेन मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, केमिस्ट्री में फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर का जो वेटेज है वो माना है कि कम है। हम लोगों ने सैम्पल पेपर्स के हिसाब से निकाला है कि वो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का वेटेज जो थोड़ा सा कम है, और थर्ड और फोर्थ चैप्टर का थोड़ा सा ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं कि आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। इससे 5 नंबर का तो बनेगा ही, और इसको दोनों को मिला के 20 नंबर का तो बन रहा है, ठीक है। और या तो फिर क्योंकि आपका 25 जैसे आपका 25 से, मतलब आप लोगों का 25 से कितना आपका पेपर बन सकता है, तो आपका 25 से 26 तक मार्क्स का पेपर जो है बन सकता है, या फिर 24 से 26 पेपर्स का केमिस्ट्री का बन सकता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आप केमिस्ट्री को ही बहुत अच्छे से कर लेते हो तो इवन आप एग्ज़ाम में पास तो, मतलब अच्छे नंबर तो ले आओगे, ठीक है। पासिंग मार्क्स वैसे भी आपके 27 है शायद, है ना, 26-27 है। तो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से आप लोग कर ही सकते हो कि पास हो जाओ। और केमिस्ट्री में आई वॉन्ट यू ऑल टू गेट 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आप लोग पकड़ के चलना कि आपको केमिस्ट्री में आएगा, और ईच सब्जेक्ट में आप
ये तो सोचना है कि आपको 20 मार्क्स का जो कवर हो जाए। फिजिक्स में भी आप सपोज करना कि आपको 20 मार्क्स का आप लोग कर पाओ, और साइंस में भी बायो में भी ये रखना कि आप 25 तक मार्क्स का ले आओ, तो आपके जो नंबर है वो बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगेन मैं बता दे रही हूँ, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का पेपर भी जो थोड़ा टफ है, आपका भी आ सकता है। मैं प्रे करूँगी कि आपको बहुत ईजी है, लेकिन इफ़ दिस कैन हैपन देन प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट, रेडी फॉर दिस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर एग्जाम्स। कल वाले वीडियो में मैं आपको एक सैम्पल पेपर की सीरीज़ बता दूंगी कि आपको क्वेश्चन पेपर कैसा बन सकता है, कैसा आ सकता है, तो वो वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखेंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।